नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस ये शो देखना है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कमाई के हर पहलू की, निवेश के हर पहलू की। बताएंगे आपको कि आपने जो चुनाव किया है अपने लिए इन्वेस्टमेंट का, भले वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो, सोना हो, आपने अपने लिए म्यूचुअल फंड खरीद रखे हो या खरीदने जा रहे हो, आपको चाहिए है गाइडेंस, मार्गदर्शन जो हम आपको देते हैं। आसान और हल्की भाषा में आपको फाइनेंस समझाते हैं, इन्वेस्टमेंट समझाते हैं, आपके पोर्टफोलियो पर आपके सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से आपको दिलवाते हैं। अगले 1 घंटे पोर्टफोलियो का चेकअप होगा और साथ ही बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बजटिंग कैसे करें। बहुत कुछ है शो में, देख लेते हैं ऑन द शो। पहले रिटायरमेंट के लिए कहां करें बेहतर निवेश और निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए आपको किस तरह के फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 15 साल के लिए अगर निवेश रणनीति बनाना चाहते हैं तो कौन सा फंड आपके लिए सही है। इतना ही नहीं, बताएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे और निवेश के हर पहलू पर आपको सलाह मिलेगी। मनी मैनेजमेंट और बजट के मायने क्या है, कैसे आपको अपने बजट्स की बकेटिंग करनी चाहिए ताकि महीने के अंत में अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से वो पैसे ना निकालें। खर्च से पहले बजट बनाना क्यों है ज़रूरी। लाइफस्टाइल का खर्चा बढ़ रहा है, हर हफ्ते आप मूवी देखने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, आप कुछ खरीदारी कर लेते हैं, बजट बिगड़ना बहुत आम बात है। और ऐसे में क्यों सही तरह की निवेश रणनीति का मतलब सही तरह का बजट होना है, जानेंगे आज हमारी बेहद खास पेशकश में। और आपके पोर्टफोलियो का चेकअप होगा हमारे इस शो में। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो की फाइनेंशियल डिटेल्स हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आपको छोड़ने हैं। सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर भी सवाल छोड़ सकते हैं। हम लाइव हैं, यूट्यूब पर भी अगर देख रहे हैं तो वहां भी हम लाइव हैं और आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ उदय धूत हैं, को फाउंडर वेन वेल्थ के। अभिजीत चौकसी है, फाउंडर Stockify.in। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। वेद प्रकाश जी मेरे साथ, पहले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार वेद प्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रायचूर से बोल रहा हूँ मैडम। रायचूर से। और राइट, चलिए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हमें दी है। क्या 10 महीने से आपने शुरू किया है 2 फंड्स में? ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है SBI के। हाँ, ये आरबीआई कट करेगा करके भाई ये बेनिफिट लेने के लिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। ठीक है। मगर अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है मगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या स्विच करने के लिए सोच रहा था। ठीक है। और अगर आपने गिल्ड फंड लिया हुआ है, ये 2 साल 3 महीने से आपने लिया हुआ है? हाँ यस मैडम। आपने केवल डेट फंड्स में पैसे लगाए हैं, आप इक्विटी में नहीं लगाते पैसे, कि आपने सवाल सिर्फ डेट फंड्स के बारे में पूछना है? नहीं, मैंने सिर्फ डेट फंड के बारे में ही पूछना है मुझे। ठीक है, ऑलराइट। बाकी आपके पास पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। आपने रेट कट का फायदा उठाने के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए और उसी का फायदा आप अब चाहते हैं। इज दैट राइट? या सही है मैडम। ठीक है। बहुत वाजिब सवाल है आपका। और देखिए, फ़ायदा कब तक मिलेगा, ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत लोगों का होगा। हालांकि रेट कट का फ़ायदा डेट म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप ले सकते हैं। वो तमाम निवेशक जो कि फिक्स डिपॉजिट इस वक्त समझ रहे हैं कि शायद फ़ायदेमंद होगा, उसके एवज़ में अगर देखें डेट म्यूचुअल फंड्स आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स आपने लिए हैं तो इंटरेस्ट रेट का उतार चढ़ाव थोड़ा सा शायद आपको झेलना पड़ सकता है। हालांकि आपने 10 महीने से ही यहाँ पर निवेश किया हुआ है, तब हम ऑलरेडी रेट कट के साइकिल में आ चुके थे। तो उदय, अब मुझे ये बताइए कि इनको अब ये फायदा मिलना कब से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन लिए हैं इन्होंने, तो लंबा तो इनको रुकना ही पड़ेगा, लेकिन मुख्य तौर पे जो फिलहाल का समय है वो कट की ओर ज्यादा झुका हुआ है। और जो कमेंट्री भी आके हमें दिखाई दे रही है, जो हमने इन्फ्लेशन के भी नंबर्स आते हुए देखे, WPI के खास तौर से, कहीं ना कहीं संकेत प्रबल हो रहे हैं और गहरे रेट कट के। तो ऐसा नहीं कि ये फायदे में नहीं रहेंगे, इनको फायदा मिलेगा, लेकिन शायद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्या कहेंगे?
देखिए कि कविता, एक तो चीज़ है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में हर तरह के अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ लिक्विड फंड होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, जो कि लोग बाग 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन जो फंड है, उसमें जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लंबी दौरान के, जैसे 25 साल, 30 साल, 50 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। एक चीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सब निवेशक को जानना जरूरी है कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क फ्री होता है, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। गवर्नमेंट ही पैसे बनाती है, तो टू दैट एक्सटेंट उस इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। बट आपके जो लंबी दौरान की सिक्योरिटीज होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। उस इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है कि अगर बाजार में इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपके जो बॉन्ड के प्राइजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइजेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और ये फंड जो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एनएवी भी घट सकती है। इनका तो एक इसमें एक इनहेरेंट प्राइस रिस्क होता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन या गिल्ट फंड्स में जाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट 2 साल पहले किया था, वहां तो मेरे ख्याल से इनको अच्छा रिटर्न बनना होगा। और कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने 10 महीने पहले किया है, और वहां हो सकता है इनको अभी थोड़ा कम रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में। इनका सवाल ये भी था कि आरबीआई ने रेट्स कम की, बट यहाँ पे हमें उसका लाभ जो है वो मिला नहीं। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब आरबीआई ने अभी 50 बेसिस पॉइंट का कट किया, वो कट के साथ में आरबीआई ने अपना स्टांस जो है वो एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया। और मार्केट, जो लोग बाग इसको पढ़ रहे थे, उनको लगा कि अब आरबीआई यहाँ से रेट कम नहीं करेगी, रेट को बढ़ाएगी। और उस कारण वो आरबीआई की मीटिंग के बाद में एक्चुअली जो लॉन्ग ड्यूरेशन की रेट्स हैं वो बढ़ गई है। तो अब यहाँ से अगर वो डेट में ही अपना पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा उनको कि बने रहें। और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अभी बने रहें, उनको अच्छे रिटर्न आने चाहिए। बट उनको ये ध्यान रखना है कि गिल्ट फंड जो है ये कोई तरह का गारंटीड प्रोडक्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट रेट की रिस्क के कारण एनएवी में उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, अगर उनके पास में समय है एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का, तो अभी इस इन्वेस्टमेंट में बने रहें, उनको अच्छा एक रिटर्न आ सकते हैं। और अगर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट ये एक रेगुलर जो लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड्स है उसके जैसे स्टेबल नहीं होता है। इसमें रिटर्न में काफी उतार चढ़ाव रहता है। एक चीज मैं चाहती हूँ उदय, एक चीज मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाइए। देखिए, जब भी हम किसी फिक्स रिटर्न की बात करते हैं, लोगों का भरोसा फिक्स डिपॉजिट पर जाता है। ठीक है, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वेद प्रकाश जी ने डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें आप ये समझाइए कि डेट म्यूचुअल फंड्स अभी भी, एक तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट चले जाने के बाद थोड़ा सा मोह भंग हुआ है डेट म्यूचुअल फंड से लोगों का, ठीक है। उसके बावजूद भी रेट कट सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपकी कमाई फिक्स डिपॉजिट से बेहतर हो सकती है। ये आप जरा समझाएं कैसे डेट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आपके फायदे के लिए आ सकते हैं, इंक्लूडिंग द टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कविता, एफडी के जो एक इंडेक्सेशन बेनिफिट जाने के बाद भी डेट म्यूचुअल फंड में कई एडवांटेजेस हैं जो एफडीज में नहीं है। सबसे पहली एडवांटेज ये है डेट म्यूचुअल फंड की कि डेट म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं, आपको टैक्स तब भरना है जब आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं या रिडेम्पशन करते हैं। हालांकि अगर आप एफडी में इन्वेस्टेड हैं और आपको एक्रूअल बेसिस में जैसे जैसे इंटरेस्ट जमा होता जाता है आपको टैक्स भरना होता है। तो समझिए कोई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनके पास में एक इन्वेस्टमेंट है जो वो डेट में रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, बट उनको कोई रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है। तो वो निवेशक जब एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और समझ लीजिए उन्हें 7% या 7.5% एफडी में आ रहा है, और वो अगर मार्जिनल टैक्स रेट में हाईएस्ट में है, तो हर साल जो होता है उनका जो एक टैक्स लीकेज होता रहता है उनके इन्वेस्टमेंट से। वही अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर डेट म्यूचुअल फंड में करते हैं और समझ लीजिए 3 साल या 5 साल तक उन्होंने नहीं निकाला उस पैसे को, तो हर साल जो एक
टैक्स लीकेज है वो कम होगा और वो पैसा जो है उनको एक रिटर्न भी बना के देगा। तो टू दैट एक्सटेंट टैक्स वाइज अभी भी डेट म्यूचुअल फंड जो है एफडी के कंपैरेटिव आपको एडवांटेजेस है। दूसरा, एफडी में क्या प्रॉब्लम होती है कि एफडी को आप छोटे छोटे अमाउंट्स में नहीं तोड़ सकते हो। अगर आपने एक 25 लाख की एफडी बनाई है तो आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे अभी 25,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। वही डेट म्यूचुअल फंड में एडवांटेज है कि आपको जब जितना जरूरत होता है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी काफी हाई होती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। और वहीं डेट म्यूचुअल फंड में जो एक कैटेगरी आर्बिट्राज फंड्स की होती है, तो उधर आपको 12 महीने बाद आर्बिट्राज जो होता है वो 12 महीने के बाद में उसमें इक्विटी का टैक्सेशन होता है। दो है वो इक्विटी टैक्सेशन, बट वो काम करता है डेट म्यूचुअल फंड के जैसे। तो वहां पे तो 12 महीने के बाद में आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना होता है। तो डेट में अभी भी काफी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि एक फिक्स इनकम इन्वेस्टर को बेटर ऑप्शन एक एफडी से कंपैरेटिवली दे सकता है। आपने जो एक और सवाल पूछा कि गिरते हुए ब्याज दर में डेट म्यूचुअल फंड से हम कैसा फायदा उठा सकते हैं, उसमें अभी सभी निवेशक को ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी अभी डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आने वाले समय में आप देखिएगा अगर आप 10-10 साल के ड्यूरेशन में देखेंगे तो धीरे धीरे ब्याज दर जो है हमारे देश में कम हो रहे हैं। पहले आज के डेट में आज से 20-15 साल पहले 11% 12% के ब्याज दर हुआ करते थे। अब वो धीरे धीरे आप देखिए एफडी का रेट जो है 7% 6.5% आ गया है। तो अगर इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज रहेगा, कम रहेगा, तो धीरे धीरे ब्याज दर बढ़ेंगे। तो इसीलिए निवेशक जो डेट में बना चाहते हैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप लंबे से लंबे दौरान की तरफ इन्वेस्ट करें। अगर आपकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जी वो आपने ऑलरेडी टेक केयर कर लिया है तो। ओके ऑलराइट। चलिए मेरे साथ अब वाईबी राव दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राव साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? फाइन फाइन मैडम, फाइन मैडम। कब रिटायर हुए? अब मैं 31 को रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, अभी क्या प्लान सर? घूमना फिरना क्या करना, कैसे गुजारेंगे आप अभी ये समय? कुछ और प्लानिंग है? तो कुछ फिलहाल तो प्लानिंग तो कुछ नहीं किया। थोड़ा अच्छा। घूमने का शौक है तो वो देखने का आया। अरे वाह, चलिए शौक पूरे कीजिएगा। बताइए आपकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं सवाल ये पूछा है मैडम, मेरे पास तो 2 लाख का मनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके मेरे को आई एम न्यू टू दी वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई डू नॉट नो much about that. Okay. So I was seeing your shows on the TV. So then I thought I can take your advice. बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए 2 लाख रुपए आपको सर कितने इयर्स तक इन्वेस्ट करने हैं? हाँ, मेरे को इतना इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो कुछ है नहीं इस मनी का। ओके, सो मोर देन 5 इयर्स? मोर देन 5 इयर्स? 5 इयर्स। ओके 5 इयर्स तक तो आई थिंक दैट 5 इयर्स। ओके, सो ये जो गोल है 2 lakhs का, इट इज जस्ट वेल्थ क्रिएशन, नो रिक्वायरमेंट? नो रिक्वायरमेंट, राइट मैडम। ओके डन, वेल्थ क्रिएशन। एंड यू आर न्यू टू इक्विटीज, आपने कभी स्टॉक्स भी नहीं खरीदे, कभी कुछ नहीं किया, इक्विटी शेयर मार्केट का कुछ नहीं? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी एंगल आई हैव नॉट डन मैडम सो फार। ओहो, ओके। मैं तो बोलूंगी अब रिटायरमेंट के बाद ही सही, कम से कम आपने सोचा तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए सर, यही कहूंगी मैं आपको। एंड थैंक यू सो मच हमें ट्रस्ट करने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करने के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करने के लिए। रिटायरमेंट के बाद की जो कमाई होती है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक पाई जरूरी होती है, उसको कहीं पर भी ऐसे आप निवेश नहीं कर सकते। बहुत सोच समझकर जो है पैसे लगाने होते। रिटायरमेंट के बाद का पैसा तो वैसे ही काफी सीमित होता है। अभिजीत के पास आपका सवाल का जवाब लेने जाऊंगी मैं। बताते हैं 2 लाख रुपए आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। अच्छा वाईबी सर, अब क्योंकि आपको कभी शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं था, तो आप बहुत रिस्क तो ले नहीं पाएंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। एम आई राइट इन अज्यूमिंग दैट? मेरे को तो रिस्क अभी आई एम वेरी न्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट एंड शेयर मार्केट इज सो मच रिस्क, आई डू नॉट हैव दैट करेज टू गो फॉर दैट रिस्क। Got it. So irrespective of whatever recommendation you get from our expert, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आपको जो रिकमेंडेशन देंगे उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना सर, ठीक है? हाँ, करेक्ट।
Yeah. डन डन। अभिजीत बताइए। जी, जैसे राव सर ने मल्टीपल टाइम्स कंफर्म किया कि उनका जो फोकस है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन है। चूंकि वो रिटायर्ड है तो डेफिनेटली कैपिटल प्रिजर्वेशन और एक स्टेबल इनकम ही गोल होना चाहिए। तो और प्लस वो नए भी है म्यूचुअल फंड में, तो मैं उनको सिर्फ 2 सजेशन दूंगा। तो एक सजेशन ये रहेगा कि 50% जो उनका कॉर्पस है वो एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि HDFC का रिटायरमेंट सेविंग्स हाइब्रिड प्लान है। और बाकी का 50% वो एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, एटलीस्ट बिकॉज उनका 5 साल का होराइजन है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बाकी के फंड्स निवेश कर सकते हैं। 5 to 10 ईयर्स मिनिमम अगर उनका होल्डिंग है तो ये ट्राई कर सकते हैं। राइट, सो ओके, HDFC का आपने कौन सा कहा उन्हें? रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। ओके, और दूसरा आपने पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप? करेक्ट, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फॉर 50% ऑफ द कॉर्पस। सो 1 लाख ईच, है ना? राइट। ऑल राइट। YB सर, 2 फंड्स के नाम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सर। Yeah, मैडम। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और सर, थोड़ा सा इन फंड्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अमनदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। यस मैम, नमस्कार। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा हूँ मैम यमुनानगर, हरियाणा से। हरियाणा से। बताइए सर, 24,000 की SIP कर रहे हैं? यस मैम, तो मैंने ना पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जिस्टिंग एंड न्यू SIPs बताई हैं। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू इज अराउंड 20 lakhs ऑफ म्यूचुअल फंड। मैं कुछ स्टॉक्स में भी कभी कभार करता हूँ। ओके, गॉट इट। एंड मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं सोच रहा था कि निपॉन स्मॉल कैप में मैंने बंद की है, तो मैं बंधन का स्मॉल कैप स्टार्ट करना चाह रहा था, क्योंकि निपॉन मल्टी कैप भी ऐड करना चाह रहा था। मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी, क्योंकि निपॉन मल्टी कैप और निपॉन स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग भी काफी ज्यादा ही है। और करंट अभी जैसे 20 lakhs है, मेरे को अगर 2 CR पहुंचना है बाय 2035, तो कितनी और SIP करूं और किन फंड्स में कर सकता हूं, कंसीडरिंग माय एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो? चलिए ठीक है, निवेश बढ़ाना तो आपको होगा ही, स्टेप अप भी करेंगे ना। 3,000 रुपए आपको और जोड़ने हैं, आपने लिखा है। स्टेप अप भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई कैन डू दैट सर। ओके, परफेक्ट। सो 2030 तक आपको चाहिए 2 CR। 2035 तक 2 CR। अभी 20 lakhs के आसपास है। गॉट इट। उदय, रफली मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 2035 तक 2 करोड़ रुपए के लिए कितनी SIP इनको करनी होगी और बढ़ानी होगी? आप म्यूट पे हैं शायद। 20 लाख का अभी उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है अमनदीप जी का, और तो 80 लाख रुपए का और एक जो भी उनको कॉर्पस तैयार करना है आने वाले 10 सालों में। तो अगर वो 12% के हिसाब से अपने कॉर्पस को ग्रो कर सकते हैं, तो अंदाज उनको 35,000 की SIP और इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी 24,000 या 25,000 की SIP को कर रहे हैं, तो 35,000 की और एडिशनल SIP उनको आने वाले 10 सालों में करनी होगी पर महीने। तब उनका जो 1 करोड़ का टारगेट है वो 35 तक पूरा हो जाएगा। और उन्होंने आई थिंक हमें ये भी सवाल पूछा था कि अगर ये ऐसे ही अभी चलते रहें, जो 24,000 प्लस 3,000 की SIP चल रहे हैं, तो 2 करोड़ कब तक पहुंचेंगे? ऐसा भी कुछ था उनका सवाल, कि खाली यही जानना चाहते थे 1 करोड़ तक का? जानना चाहते हैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से अगर कोई बदलाव भी करने हो तो जैसा कि कहा, 1 करोड़ पहुंचने के लिए 35,000 की एडिशनल SIP उनको करनी है। अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, और उन्होंने हमें ये भी कमेंट भेजा था कि अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर वो मानते हैं, और उन्होंने अभी जो मैक्सिमम उनकी स्कीम्स हैं उसमें काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में उन्होंने एडिशन किया है। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, कि जैसे क्वांट स्मॉल कैप की जगह अगर वो टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में थोड़ा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले। HDFC डिफेंस फंड कर रहे हैं, डिफेंस वाली थीम काफ़ी चल गई है, वहाँ के स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो रेकमेंड
करूंगा वो जो पैसा है उसको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की तरफ एसआईपी में कर लें। बाकी जो भी उनकी एसआईपी है वो ठीक है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, यूटीआई नेक्स्ट 50 है। तो एक अच्छा मिश्रण है, कुछ स्मॉल कैप है, कुछ थोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50, तो थोड़ा एक मोमेंटम जैसी स्ट्रेटजी है, और कुछ फ्लेक्सी कैप भी है। तो स्कीम में जो थोड़ा बहुत बदलाव हमने बताया वो कर लें, और उसके अलावा एक रेगुलरली एसआईपीस करते रहें। सेक्टोरल फंड से जहां तक रहें, दूरी रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी के लिए एचडीएफसी डिफेंस की जगह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड कर सकते हैं। अमनदीप, कुछ सवाल पूछना है आपको उदय को? नहीं सर, मैं बस यही था, जैसे बस एक जेन्युइन छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आई डू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एज वेल, तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से रहता है या डायरेक्ट स्टॉक्स में रहता है? म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं वो एक एक्सपर्ट हैं। उनके पास में 15-20 लोगों की टीम है, उनका दिन रात काम सिर्फ यही है। और बहुत बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ कहीं स्टॉक्स में फंस जाते हैं, और एक वो बड़ी रकम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम बहुत बार छोटी छोटी पोजीशंस ले लेते हैं अलग 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 स्टॉक्स में। कभी किसी ने बताया, कभी हमने पढ़ा, कभी हमने रिसर्च किया। बट उसमें क्या होता है कि जब वो पोजीशंस बड़ी हो जाती हैं तब हमको पता नहीं होता है कि हमको उस पोजीशन का क्या करना है। कभी कोई स्टॉक गिर जाता है तो फिर लोग बाग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं स्टॉक में क्या करूं, उसको बना के रखूं, छोड़ दूं। तो म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, वो आपकी तरफ से बिल्कुल मेहनत कर रहा है, और ऐसे ही हजारों लाखों लोगों का पैसा लेके वो एक साथ जुड़ के, तो एक जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो आपको मिल रही है। आप अपने काम पर बिल्कुल 100% फोकस कर सकते हैं, वहाँ फंड मैनेजर आपकी वेल्थ ग्रो करने में फोकस कर रहा है। कई लोगों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं, हमको स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, हमको करने की इच्छा होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप फुल टाइम इस चीज़ को नहीं देते हैं तो एक लिमिटेड कॉर्पस ही अपना खुद से मैनेज करें, जहां तक वो म्यूचुअल फंड्स को दे। फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड टैक्स वाइज काफी एडवांटेजियस है। आप समझिए, आपने 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया, उसमें से 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे हो गए, आपको लगा कि अभी मुझे वो 2 स्टॉक्स बेच के दूसरे 2 स्टॉक्स लेने चाहिए। तो जितनी बार आप पोर्टफोलियो को चर्न करेंगे उतनी बार आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। वो आपके पोर्टफोलियो से, आपकी वेल्थ से एक टैक्स का लीकेज होता है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड ये पोर्टफोलियो को चर्न करके दूसरे स्टॉक्स खरीदता है तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली टैक्स पेमेंट से एग्जम्प्ट होता है। आप म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी देते हैं जब आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं। तो ये जो जो एक जो लीकेज नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काफी एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है, कंपाउंडिंग इसका जो इफेक्ट होता है काफी हाई हो सकता है। तो रेकमेंड यही करूंगा कि जहां तक वो म्यूचुअल फंड करें, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के पास रहें। जी, कभी कभी अपनी लर्निंग के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो उसको एक छोटा पोर्शन रखें अपने पोर्टफोलियो का। ऑल द बेस्ट अमनदीप। आगे बढ़ते हैं, मुकेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून मैम। गुड बढ़िया है इवनिंग, मैम। कैसे हैं? हाँ बताइए सर। मैडम मेरा जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें मैं पहले हर महीने 5,000 रुपये पेमेंट कर रहा था, हाँ हाँ। तो अभी मैं क्या है, मेरे पास पैसा एक्चुअली क्या है, पेमेंट मेरा अप डाउन होता है, तो जिस वजह से मैं एसआईपी नहीं कर पा रहा हूँ। Okay. लेकिन जब भी मार्केट में मैम मेरा मार्केट गिरता है तो मैं लमसम में 5-5 हजार रुपये डालता हूँ। ओके। हाँ, तो एसबीआई काउंटर में मैंने 1,25,000 रुपये डाले हैं, और मोतीलाल मिड कैप में 5,000 रुपये पर मंथ डालता हूँ, और पराग है 5,000 रुपीज, और कोटेक मल्टी कैप का है साहब, और वो 2,000 रुपये की है। और अभी लेटेस्ट मैंने खोला है बंधन स्मॉल कैप और निपॉन लार्ज कैप, जिस वजह से आपके इसमें देखता हूँ जो भी प्रोग्राम, तो उसमें मेरा बंधन कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटेक मल्टी कैप ये मैंने इंक्लूड किया था, और निपॉन का लार्ज कैप। तो इसमें मैं चाहता हूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए 15 ईयर्स में चाहिए, तो हर महीने में 30,000 रुपये एसआईपी कर रहा हूं। अब जब आपने हमें सवाल भेजा तो इसमें कुछ फंड्स मिस थे। लक्ष्य आपका 1 करोड़ था, अवधि आपकी 10 साल थी, अभी 2 करोड़ का लक्ष्य हो गया, अवधि 15 साल हो गई है, निवेश आपका हो गया 30,000 का। ये नई डिटेल्स है ना आपकी? जी नहीं है मैम।
क्योंकि हमारे एक्सपर्ट को अब उसके मुताबिक आपको सलाह देनी होगी। निवेश कितना बढ़ा पाएंगे आप? निवेश हर मैम हर साल जो बढ़ता है, जैसे 10 बढ़ा के 10% जो भी है 1000-2000 बढ़ा सकते हैं। चलिए, स्टेप अप भी आप कर सकते हैं। चलिए अभिजीत, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो बढ़ानी होगी, फंड्स शायद बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एक्सपोजर, कहाँ कम करें? एब्सोल्युटली। सो जो फंड मिक्स है मुझे ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है। 8 फंड्स बहुत ज्यादा है, तो मैं जो सिमिलर फंड्स है उनको आप मर्ज करने की सलाह दूंगा मुकेश जी को। जैसे आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप है और आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, तो ये दोनों में से आप एटलीस्ट कोई भी एक फंड रखो, तो दोनों आपको सिमिलर ट्रेजेक्टरी के रिटर्न्स ही देंगे। दोनों लार्ज कैप के रिटर्न्स को मिमिक करते हैं। वो आप ट्रिम डाउन कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपका लक्ष्य है 2 करोड़ का एटलीस्ट 10 साल में, तो मुझे सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर 10% आप एसआईपी बढ़ा पा रहे हो तो वो अचीवेबल है, लेकिन आपको एटलीस्ट 13 से 15 साल जितना वेट करना पड़ेगा। और अगर आप वो ऐसे स्टेप अप को 10 से 15 या 20% तक लेके जा पा रहे हो, देन आपका इजीली अचीवेबल लग रहा है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऑलराइट मुकेश, आपको जवाब समझ में आया? हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कौन सा अभी फंड मैं आउट करूँ। स्मॉल कैप में टाटा स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, ये 2 हो गए। तो टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप है, इनमें से कौन सा आउट करना है? टाटा में शिफ्ट कर सकते हो, और जैसे स्मॉल कैप है तो उसका 2-3 की जगह पे कोई भी एक ही फंड आप रख सकते हो। अच्छा, कोई भी एक। तो 13 फंड में से टोटल में कितने फंड रखूं सर? मैक्सिमम 5 या 6 से ज्यादा मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे अभी मिड कैप वाले फंड है तो आप वो क्लब करके एक बास्केट बना लो। लार्ज कैप वाले है या फिर निफ्टी 50 मिमिक कर रहे फंड, तो उसको आप एक बना लो। ऐसे आप ट्रिम डाउन करके मैक्सिमम 5 या 6 फंड्स ही रखो आपके फोलियो में। 5 या 6, जी सर जी। ऑल द बेस्ट मुकेश जी। पंकज जी फोन लाइन पर हमारे साथ है, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। 10 फंड है सर पोर्टफोलियो में? हाँ जी मैडम, 10 फंड है। तो वही पोर्टफोलियो पता करना था मैडम, क्या ठीक है या इसमें कुछ रहने दे या कुछ निकाले? 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सर। क्या कॉर्पस इकट्ठा करना है इससे? मैडम ये 2 करोड़ के आसपास। ठीक है। बहुत सारे स्मॉल कैप्स डाले हुए हैं आपने, फ्लेक्सी कैप भी आपके पास है, कोई खास वजह? जी मैडम, स्मॉल कैप इसीलिए लिया था मैंने कई वीडियो देखी थी बीच में, तो यही बात हुई थी कि यहाँ पे स्मॉल कैप ही, अगर आपको लंबे समय के लिए लेना है कोई फंड तो स्मॉल कैप भी लो। और कुछ इसमें मैंने फ्लेक्सी कैप भी डाले मैडम, जैसे कि पराग पारे, ये तो मैडम मेरे पास 2 साल से है, तो मेरे को अच्छा एवरेज दे रहे हैं। तो ये मैंने फिर HDFC भी लिया था इसमें बीच में। तो इसलिए मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है कैसा है, मतलब इसमें कुछ फंड निकालने सकते हैं या रहने दो? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनको तो डेफिनेटली कम किया जा सकता है, पर निवेश बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी। और 10 फंड्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। उदय, क्या कहाँ से निकला जाए? आप म्यूट पर हैं शायद। बहुत सारे फंड्स कविता जी, जैसे आपने कहा इन्होंने कर दिए। 10 फंड्स हैं, 25,000 की टोटल SIP कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उन्हीं में मतलब कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनमें मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ। तो बंधन स्मॉल कैप में 3,500, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000, पराग पारिक में 5,000, SBI कॉन्ट्रा में 5,000, मोतीलाल ओसवाल में 3,000 और टाटा स्मॉल कैप में 3,500। इससे इनका क्या है 25,000 का जो पोर्टफोलियो है वो हो जाएगा। अब बात रही कि इनको 2 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बनाना है 15 साल में, तो इनको अपनी SIP जो है कम से कम 15 से 20,000 रुपये पर महीने और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके उनका जो 2 करोड़ का टारगेट है वो पूरा होगा। और तो वो एक जरूर एडिशन, जैसे जैसे उनको समय मिलता है, जैसे जैसे मतलब एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं उसको करते रहें। जहां SIP नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ लमसम अवेलेबल होता है कोई महीनों में, तो वैसे 10,000 ऐड करते जाएं, तो आई थिंक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि लंबा सोच रहे हैं,
15 साल का सोच रहे हैं तो वैसे ही बने रहिए। मार्केट में कभी कभी समय आता है जब पैसा नहीं बनता है, तब निराश ना हो और अपनी एसआईपी को जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहने दें। ऑल द बेस्ट। और एक और ले लेते हैं सवाल सत्येंद्र का। और सत्येंद्र जोशी का पोर्टफोलियो लक्ष्य 2 करोड़ का, अवधि 10 साल, एसआईपी 60,000 की चल रही है, स्टेप अप कर सकते हैं बाय 5%। बताइए अभिजीत, कहाँ से निकला जाए? राइट, सो सत्येंद्र जी के पोर्टफोलियो में मैं उनको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। उनका जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है उनको रिप्लेस कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से। मुझे लग रहा है वहां पे रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा बेटर है। और उनका जो टारगेट है तो एटलीस्ट 60,000 जो वो कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली वो कर पा रहे हैं, अगर स्टेप अप 5% से भी करेंगे तो उनका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है 10 इयर्स में वो इजीली अचीवेबल है। आई गेस दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? जी अभिजीत बोलिए। हाँ राइट, तो ये दोनों ही सलाह रहेगी मेरी कि ट्रिम डाउन करे और HDFC बैलेंस एडवांटेज की जगह पराग पारिक से रिप्लेस कर दे और उनका जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और राइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदय आपका और अभिजीत आपका, समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए। थैंक यू। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, पर तमाम दर्शकों को बता दें कि इस शो में अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं। और यूट्यूब पर भी अगर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, 96193567 हमारा नंबर है। और यूट्यूब पर हम लाइव होते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप डाल सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि बजटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। निवेश तो आप कर लेते हैं, बचत भी आप कर लेते हैं, लेकिन अगर सही बजटिंग नहीं हो ना तो कैसे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पटरी से गायब हो सकती है, पटरी से उतर सकती है। तो बजट नहीं बनाया तो कर्ज आपको लेना पड़ेगा और कर्ज फिर चुकाते रहिएगा और आपकी निवेश कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो कैसे ये ना हो बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। सिर्फ खबर मत जानिए,